वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों कैसे हो आप? आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं बजट से रिलेटेड। आपने लास्ट वीडियो के अंदर बजट के जितने भी कंपोनेंट्स थे उनके बारे में पढ़ा। हमने बजट के दो एस्पेक्ट आपको बताए थे, एक एक्सपेंडिचर और एक रिसीट्स वाला। अब इनके बेसिस पर बजट के बारे में हम ये बताएंगे कि बजट कितने टाइप्स का होता है। बच्चों, जो टाइप्स ऑफ बजट की बात की जाती है, बजट 3 टाइप्स का होता है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूं। एक होता है सरप्लस बजट, और एक होता है बैलेंस बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट। इन तीनों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि सरप्लस बजट क्या होता है। बच्चों, सरप्लस बजट, मैंने बजट की दो चीज आपको बताई। एक बताया टोटल एक्सपेंडिचर और एक बताया टोटल रिसीट्स। जब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा टोटल रिसीट्स से कम होता है तो ये स्थिति जो होती है एक तरह से प्रॉफिट वाली होती है। तो जब जब प्रॉफिट वाली स्थिति होती है उसको कहा जाता है सरप्लस। तो यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर कम है और इनकम जो गवर्नमेंट को हो रही है वो ज्यादा है। तो खर्चों से ज्यादा जब इनकम हो जाती है तो वो एक प्रॉफिट को दर्शाती है। तो ऐसे ही जब सरकार का टोटल रिसीट्स तो ज्यादा हो और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो तो इस तरह के बजट को हम कहते हैं सरप्लस बजट या अधिक के बजट। दूसरा आता है बैलेंस बजट। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स यहाँ पे सरकार के दोनों ही बराबर होंगे। When the total estimated expenditure is equal to the total estimated receipts, जब सरकार की अनुमानित व्यय सरकार के कुल अनुमानित प्राप्तियों के समान होते हैं तो ये स्थिति कहलाती है आपकी बैलेंस बजट की या संतुलित बजट की। नाउ हम बात करने जा रहे हैं डेफिसिट बजट की या बजट डेफिसिट की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे और आज की क्लास में बजट डेफिसिट का ही जिक्र होने वाला है। आपका अभी तक का कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं आया मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिसमें बजट डेफिसिट की बात ना की गई हो। जरूर क्वेश्चन बनता है, जरूर क्वेश्चन बनता है। अब चाहे वो एमसीक्यूज का बने, चाहे वो रीजन असर्शन का बने, चाहे वो ट्रू फॉल्स का बने, चाहे मैच द फॉलोइंग का बने, क्वेश्चन बनेगा जरूर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बजट आए और बजट डेफिसिट ना आए। जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। बजट डेफिसिट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं घाटे का बजट। और घाटा उसी स्थिति में होता है जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल एस्टिमेटेड रिसीट से। यानी व्हेन द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सेस टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स, तो कुल व्यय की अधिकता कुल रिसीट्स पर या कुल प्राप्तियों पर। तो ये स्थिति कहलाती है बजट डेफिसिट की। अब बजट डेफिसिट भी आपका 3 टाइप्स के होते हैं जो हम यहां लिख सकते हैं। आपसे सरप्लस बजट के बारे में कोई बात नहीं कही जाएगी। अगर पूछा गया मैक्सिमम तो इतना पूछा जा सकता है, इसके मेरिट डिमेरिट्स आ जाते हैं कभी कभार। आपसे बैलेंस बजट के बारे में पूछी जा सकती है तो सिर्फ इतना ही, इसके मेरिट डिमेरिट्स आ सकते हैं। बट अगर बजट डेफिसिट की बात होती है तो बजट डेफिसिट के टाइप्स पूछे जा सकते हैं और उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में भी बात की जा सकती है। जैसे बजट डेफिसिट के अंदर सबसे पहला जो डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखना। ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया, आपके अंदर एक अजीब सा ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक आपको समझ आ गया, जिसकी पॉसिबिलिटी 100% होती है एग्जाम में आने की। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें समझ आ जाते हैं कि जिनके बेस पर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एग्जाम में हर बार के सैंपल पेपर में आपको मिलेगा और वो आपको बहुत अच्छे से आ जाता है, तो जाहिर सी बात है आप बड़े एनर्जेटिक फील करते हो। तो इसलिए ध्यान से देखना। फिस्कल डेफिसिट, जिसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा, हम इस पर जो बात करेंगे वो बहुत शांति से करेंगे, समझाते हुए करेंगे। राजकोषीय घाटा समझना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। राजकोषीय घाटा क्या होता है, पहले हम दूसरे 2 टाइप्स और बता दें। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट के अलावा 2 और कौन से डेफिसिट्स हैं, इसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट्स की। रेवेन्यू डेफिसिट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा। हिंदी में कहते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत आसान है, बहुत मजेदार टॉपिक है
और लास्ट में आता है प्राइमरी डेफिसिट। हालांकि नाम तो इसका ऐसा है कि पहले इसको बताना चाहिए प्राइमरी डेफिसिट को, हाँ ठीक है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट के अंदर एक बड़ा प्यारा सा रोल है फिस्कल डेफिसिट का। तो जब हम प्राइमरी डेफिसिट कराएंगे और इसमें फिस्कल डेफिसिट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको पहले फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए। इसलिए हमने पहले फिस्कल डेफिसिट की बात सामने रख दी कि आप इसको समझो, फिर इसको समझो, फिर इसको समझो, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, इन तीनों घाटों के बारे में बात करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं कि बजट के इन टॉपिक्स को समझने के लिए संयम रखना बहुत जरूरी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। तो ध्यान से सुनो, फिस्कल डेफिसिट घाटा है। हमने बात करी टोटल एक्सपेंडिचर की, हमने बात करी टोटल रिसीट्स की। घाटा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसीट्स कम होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस फर्क को समझ लो, बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दो तरह के एक्सपेंडिचर शामिल होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं यहां पर एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, लेकिन आप इसको फुल फॉर्म में ही अपनी नोटबुक में नोट करना। सीई मत लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही जवाब। इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ऐसे ही टोटल रिसीट्स भी दो तरह की रिसीट्स का सम होता है। एक होता है आपका कैपिटल रिसीट्स, जिसको मैंने CR लिखा है बच्चों, लेकिन आपने नहीं लिखना। दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। अब थोड़ी सी बात ये सुन लो, मैं हिंदी में भी बता दूं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और दोनों ही मीडियम में समझें आप, चाहे आपका मीडियम हिंदी का हो चाहे आपका मीडियम इंग्लिश का हो, दोनों ही मीडियम में समझें। कैपिटल रिसीट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूंजीगत व्यय कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को राजस्व व्यय कहते हैं। ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स को पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो बच्चों यहां पर अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो इसमें फिस्कल डेफिसिट में और इसमें बजट डेफिसिट में फर्क है, उस फर्क को समझो। यहां पर प्लस लगा दूं ताकि आपको पता लग जाए टोटल रिसीट्स दोनों रिसीट्स का जोड़ होता है। देखो बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ले लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी ले लिया, ठीक है, ओके। टोटल रिसीट्स कम है, आपने कैपिटल रिसीट्स को भी ले लिया, रेवेन्यू रिसीट्स को भी ले लिया। लेकिन बच्चों एक ऐसी रिसीट से एक ऐसी प्राप्ति है जो इस टोटल रिसीट्स में, टोटल प्राप्ति में आप ऐड नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड करोगे। बस यही फर्क है। कौन सी प्राप्ति है? उस प्राप्ति का नाम है लोन। टोटल रिसीट्स के अंदर लोन शामिल किया जाता है, नो डाउट, कोई बुराई नहीं है, टोटल रिसीट्स में लोन को शामिल किया जाता है क्योंकि लोन एक तरह की इनकम है गवर्नमेंट की। चाहे कर्जा ही लिया सरकार ने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे सरकार ने कर्जा ही लिया, चाहे सरकार ने ऋण ही लिया, चाहे सरकार ने बोरो ही किया, है तो वो आपकी इनकम। लेकिन वो इनकम आपकी कैपिटल रिसीट्स भी है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम लोन वाली इनकम को शामिल नहीं करेंगे। लोन वाली इनकम को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, आपसे पूछा जाता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आप बोलोगे सरकार का जब कुल व्यय सरकार की उधार छोड़कर, मैंने कहा ना इसको शामिल नहीं करेंगे, सरकार की उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों से जब ज्यादा हो जाता है तो खर्चों का, एक्सपेंडिचर का ये वाला अधिक होना, ये एक्सेस होना टोटल रिसीट्स के कंपैरिजन में, ये कहलाता है घाटा। और वो कौन सा घाटा? फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि इसके अंदर आपने लोन को शामिल नहीं किया। लोन है क्या बच्चों? जब आपसे ये कहा जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करो, तो आप जाहिर सी बात है फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे टोटल रिसीट्स को।
ऐसे ही करेंगे तो इसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस हमेशा लोन के इक्वल आता है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स के बीच का जो डिफरेंस आता है वो किसके इक्वल आता है, वो लोन के इक्वल आता है। अगर आपने इसमें लोन का अमाउंट भी शामिल कर लिया, आपने लोन को भी इसमें ऐड कर लिया, तो यहां पर डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पर वैल्यू दोनों की इक्वल हो जाएगी। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से हमें यह पता लगता है कि अपने घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कितना लोन लेना है, और सरकार ने अगर लोन के अमाउंट को इस प्राप्ति में शामिल कर लिया तो ये घाटा पूरा हो जाता है। घाटा पूरा होने का मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, यहां पर आएगा 0। इसलिए हम लोन के अमाउंट को यहां पर शामिल नहीं करते, बल्कि यहां लिखते हैं एक्सक्लूडिंग लोन। मैं लिख दूं एक्सक्लूडिंग लोन। टोटल रिसीट्स तो ली हैं आपने, लेकिन लोन को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। अब इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा किसके बराबर आएगी, लोन के बराबर आएगी। तो बच्चों मैं दोबारा बता दूं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। आप बोलोगे जब सरकार का कुल खर्चा सरकार की उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है, यानी when the total expenditure is greater than total receipts other than borrowings। बोरोइंग्स को छोड़कर जब टोटल रिसीट्स से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेस होगा तो वो स्थिति कहलाती है फिस्कल डेफिसिट की। और फिस्कल डेफिसिट हमें यह बताता है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कितना लोन लेने की आवश्यकता है। तो बच्चों यही डिफरेंस है बजट डेफिसिट में और फिस्कल डेफिसिट में, कि इसमें आपने टोटल एक्सपेंडिचर को भी लिया है और यहाँ टोटल रिसीट्स को लिया है, लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर को तो लिया है लेकिन टोटल रिसीट्स में सिर्फ एक ऐसा अमाउंट है जो हमने शामिल नहीं किया और वो है लोन का अमाउंट। इस वजह से इसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है और फिस्कल डेफिसिट हमेशा लोन के इक्वल होता है। आप एफडी बराबर लोन भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपको एक बैलेंस शीट बनी हुई आती है, एक पूरी सीरीज बनी हुई आती है, आपको पूरा क्वेश्चन दिया होता है बजट का, बजट डेफिसिट को कैलकुलेट करने का, और आपसे ये कहा जाता है कि सरकार के घाटे को कैलकुलेट करो और फिस्कल डेफिसिट बताओ कितना है, तो उस पूरी लिस्ट में अगर कहीं लोन है, अगर कहीं बोरोइंग्स है, समझ जाना ये फिस्कल डेफिसिट है। आपको फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, तो आपको वहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों। अब दूसरी तरफ आता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसको समझाने के लिए मुझे ये सब कुछ रब करना पड़ेगा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट जो मैंने आपको अभी समझाया है इसके इंप्लीकेशंस भी बताए जाएंगे। इंप्लीकेशंस को हिंदी में कहते हैं निहितार्थ। क्या होते हैं इंप्लीकेशंस, क्या होते हैं निहितार्थ, यानी जब आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई भी डेफिसिट आता है, उस डेफिसिट के बाद जो भी आपकी इकोनॉमी पे पड़ने वाले प्रभाव होते हैं, जो भी उसका पड़ने वाले कंसीक्वेंसेस होते हैं, उन कंसीक्वेंसेस को कहा जाता है इंप्लीकेशंस, उनको कहा जाता है निहितार्थ। जरूर क्वेश्चन बनता है। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको रेवेन्यू डेफिसिट बता दूं क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर लो जी लिख दिया हमने, रिसीट्स भी होंगे, प्राप्तियां वो भी लिख दी हमने, और घाटा है तो बच्चों खर्चा ज्यादा होगा और प्राप्तियां कम होंगी, रिसीट्स कम होंगी। लेकिन ये जो घाटा है ये रेवेन्यू डेफिसिट है, तो यहां पर जो एक्सपेंडिचर लिया जाएगा वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का लिया जाएगा, और सिमिलरली यहां पर जो रिसीट्स लिए जाएंगे वो भी रेवेन्यू नेचर के लिए जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स पर, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता ज्यादा होना कहलाता है राजस्व घाटा। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट्स को, इसमें कैपिटल नेचर का कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कहलाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट। अब बात करते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट की। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? ये छोटी सी वीडियो हम बना रहे हैं आपको बच्चों डेफिसिट के बारे में, जरूर ध्यान से सुनिए और बिल्कुल देखिएगा वीडियो को। बजट धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम टू टाइम आपको सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, आप सारी वीडियो देखकर अपने इस टॉपिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता।
बच्चों जो लोन होता है, इस लोन के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट सम्मिलित होता है, और जब तक इंटरेस्ट लोन में जुड़ा रहेगा हमें यह पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली हमने लोन लिया कितने अमाउंट का है। तो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपने इससे पहले फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता करा। फिस्कल डेफिसिट होता है बेटे लोन, फिस्कल डेफिसिट होता है लोन के इक्वल। अब ये लोन जो है बच्चों, इस लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड होती है ऑलरेडी, और जब तक इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें इंक्लूड रहेगा आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो घाटा था वो एक्चुअली कितना था, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपका बाद में उसमें ऐड होना था, लेकिन अब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब इंटरेस्ट का अमाउंट जब ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर, तो हमें सही मायनों में ये पता ही नहीं है कि हमने घाटा हमें हुआ कितने का। तो जो एक्चुअल करंट ईयर का डेटा होता है, एक्चुअल जो करंट ईयर का घाटा होता है, जो चालू वर्ष का घाटा होता है, वो घाटा आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। उसमें ना तो आने वाले साल का कोई अमाउंट ऐड होना चाहिए, ना प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट ऐड होना चाहिए, और जो इंटरेस्ट है वो इस साल का है ही नहीं, लेकिन लोन में वो इंक्लूड हुआ है। तो इस साल का ही जो घाटा होगा वही घाटा प्राइमरी घाटा कहलाएगा। अब इस साल के अलावा, इस चालू वर्ष के अलावा जो अमाउंट उसमें है उसे घटा दो, और वो अमाउंट होता है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का। तो इसीलिए प्राइमरी घाटा जो होता है वो डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। जब आप फिस्कल डेफिसिट में से यानी लोन में से, जब आप फिस्कल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटे में से यानी लोन में से ब्याज के भुगतान को घटा दोगे, अब जो अमाउंट बचेगा वो इस साल का वो घाटा होगा, वो एक्चुअल घाटा होगा जिस पर लोन जुड़ा हुआ नहीं है, जिस पर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये घाटा कहलाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन बनती है, प्राइमरी डेफिसिट इज दैट डेफिसिट, primary deficit refers to primary deficit, a net difference between fiscal deficit and interest payment। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का जो शुद्ध अंतर होता है उसको कहा जाता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो मेरे बच्चों, ये आपका बजट का जो टाइप्स ऑफ बजट है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है बजट डेफिसिट। और जो बजट डेफिसिट होता है ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये लोन के इक्वल होता है, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस किया जाता है टोटल रिसीट्स को। लेकिन ये बात याद रहे, टोटल रिसीट्स में लोन को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो लोन के इक्वल आती है। अगर आपने रिसीट्स में लोन को शामिल कर दिया तो ये दोनों वैल्यू बैलेंस हो जाएंगी, घाटा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोन को इसमें शामिल नहीं करते। दूसरा होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इसको कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को। और लास्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो करंट ईयर का डेफिसिट होता है। इसमें सारा ही अमाउंट करंट ईयर का ही होता है, चाहे खर्चों का हो चाहे इनकम का हो। इसमें हम क्या करते हैं, जो लोन होता है लोन में इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड होती है जो इस साल की नहीं होती। तो इस घाटे को, इस इंटरेस्ट पेमेंट को, इस घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को, चालू वर्ष का घाटा जानने के लिए, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह आपके तीनों घाटे कंप्लीट हो गए। अब हम 1 बाय 1 इन घाटों की जो इम्प्लीकेशंस हैं, इन डेफिसिट की जो निहितार्थ हैं, उस पर एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, और वीडियो देखने के बाद अपनी बुक में बेटे जरूर पढ़ना। बुक की सहायता लिए बिना आप किसी भी वीडियो को, किसी भी टीचर को अच्छे से नहीं समझ सकते। पहला आप वीडियो देखें, किसी भी टीचर से पढ़ें या उनके नोट्स से पढ़ें, लेकिन बुक का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि एमसीक्यूज आपके तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप बुक से पढ़ोगे। अगर बुक्स को साइड में रख दोगे तो आप नहीं कर सकते। और बुक्स किसी भी राइटर की लो, अच्छे राइटर की लोगे तो बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ें तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।